नमस्कार, मैं शिराज। एक आईआर का छात्र होने के नाते इस पूरे रीजन पर नज़र रखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सिर्फ धर्म ही एकमात्र फोर्स नहीं है। निश्चित रूप से धर्म एक डोमिनेंट फोर्स ज़रूर रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू के कई आयाम होते हैं, उसी प्रकार इस इशू को समझने के लिए इजराइल फ़िलिस्तीन को हमें उसके कई आयामों को देखना पड़ेगा, जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, इसे समझने के बाद हमें यह अंदाज़ा होगा कि आज का जो इंसिडेंस ये हुआ उसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि आप इसके पास्ट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को समझने के लिए कोई भी 10 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ऑक्यूपेशन हुआ और डेमोग्राफिक चेंज हुआ। तो आज मैं इस बात पर जोर दूंगा कि क्यों ये हुआ और आज ही क्यों हुआ और क्यों होने दिया गया। इसके लिए विशेषज्ञों का मार्गदर्शन बेहद ज़रूर होगा, इसलिए थॉमस एल फ्रीडमैन, स्टैनले जॉनी और मोशे हल्बर्टल को मैं फॉलो करूँगा। मोशे हल्बर्टल जो हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 2 वाक्यों पर जोर देते हैं, सेक्रेट टाइम्स और सेक्रेट टेरिटरी। सेक्रेट टाइम देखिए, 1967 में इजराइल ईस्ट जेरूशलम को अपने कब्जे में कर लेता है। इस रीजन को कब्जा करने के बाद हर साल इजराइल में फार राइट ग्रुप्स एक जुलूस निकालते हैं, मार्च करते हैं, इसकी खुशी मनाते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम्स रमज़ान के आखिरी दौर में लैलत अल कद्र नाम से एक रात होती है, जिसके माध्यम से ये एक प्रे करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस समय कुरान की पहली आयत रिवील होती है, नाजिल होती है। तो ये दोनों वाक़यात एक ही समय पर पड़ते हैं, इसलिए टेंशन इन दोनों ही वर्गों में बढ़ जाती है। सेक्रेट टेरिटरी, जैसे मैंने बताया कि 1967 में इजराइल इस ईस्ट जेरूशलम को अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए 1970 में एक लॉ बनाया जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी ज्यूइश कम्युनिटी का शख्स 1948 से पहले का अगर क्लेम ले आता है इस जगह में सिर्फ, तब वो यहाँ रह सकता है और इन फिलिस्तीनियों को यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये लॉ सिर्फ यहीं के लिए लागू होता है, वेस्ट जेरूशलम के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट जेरूशलम में ज्यूइश पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट जेरूशलम में फ़िलिस्तीनी पॉपुलेशन है। तो आप ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ज़रूर है। यही कारण था कि इन ऑर्डरों के माध्यम से, इन लॉस के माध्यम से फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से निकाला जाने लगा और एक टेंशन की स्थिति बन गई, जो खासकर शेख जर्रा में देखने को मिलती है, जब 6 फ़िलिस्तीनी फैमिली को यहाँ से निकाला जाने लगता है। इसलिए मामला और गर्म होने लगता है। अप्रैल के मध्य में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जब दमस्कस गेट, जो कि इस कंपाउंड का एक अहम गेट है, यहाँ से मुस्लिम एंटर होते हैं जनरली आमतौर पर, लेकिन इस गेट पर बैरिकेड लगा दी जाती है और मुस्लिम्स को रोक दिया जाता है। तो ये कुछ इमीडिएट कॉजेज़ हैं जिसके माध्यम से इस पूरा विस्फोट को बढ़ावा मिलता है। तो जय खूरी बताते हैं कि आम फिलिस्तीनी अपनी लीडरशिप से परेशान हो चुका है, चाहे वो फिलिस्तीन की लीडरशिप हो या हमास की लीडरशिप हो। और अब्राहम रिकॉर्ड के बाद इन लोगों को, आम जनता को ये अंदाज़ा हो गया है कि अरब मुल्क भी अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि उनका रिलेशन इजराइल से बनना शुरू हो गया है ऑफिशियल लेवल पे। बिना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई भी बड़ा एक्शन ना हो। पिछले 2.5 साल में 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन पाई है। आम तौर पे कोलिशन की सरकार बनती है, लेकिन 61 सीटें बनाने के लिए अभी तक नेतन्याहू को 59 सीटें ही हासिल हैं। नफ्ताली बेनेट एक अपोजिशन के नेगोशिएटर हैं। जब उनसे हाल ही में बात हुई, तब वो बताते हैं कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो, सरकार को अनस्टेबल किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना प्रेफर टाइम है एक सरकार बनाने के लिए या इलेक्शन को रोक देने के लिए, जबकि इन पे करप्शन के चार्जेस भी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इनके साथ आने के लिए रजामंदी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये हमास के हमले होने के बाद और ख़ास तौर से ये सिचुएशन होने के बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि कंडीशन अनस्टेबल हो। या आप ठीक इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई हमला भारत पे होता है और
कांग्रेस कहती है नहीं, हम इनके साथ नहीं हैं, सरकार के साथ नहीं है, हम सरकार गिराना चाह रहे हैं और हम दोबारा इलेक्शन करवाएं ऐसे समय पे। तो ये एक पॉसिबल नहीं है और ये एक कोई भी आम जनता भी नहीं चाहेगी इस तरीके से। इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जैसे पुलिस का रवैया अगर देखा जाए तो आम प्रोटेस्टर्स के लिए बहुत निराशाजनक रहा है, लेकिन पुलिस के चीफ जो हैं, जो इंचार्ज करते हैं, वो इन नेतन्याहू की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। हार्ड राइट विंग ऑर्थोडॉक्स जो जुलूस निकालते हैं जनरली आमतौर पे, वो भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ बहुत गहरा रोल प्ले अदा कर रही है, जिसकी बात जनरली आमतौर पे नहीं सामने आ पा रही है। सिर्फ ज्यूइश और मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक पद पर बने रहने के लिए ये बहुत आसान है कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जाए। तो ये आमतौर पे हर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को, इस नाजुक मोड़ को कैसे अपने पक्ष में लिया जाए, वो बेंजामिन नेतन्याहू आसानी से कर पा रहे हैं। देखिए, इजराइल इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा यूएन के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया है। कुछ साल पहले तक 65 बार 65 टाइम्स इजराइल ने यूएन के रेजोल्यूशन को वायलेट किया और कोई एक्शन नहीं हुआ। इराक ने आज तक सिर्फ 2 बार वायलेट किया इंटरनेशनल रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के, और क्या हुआ हम सब जानते हैं। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पास होने के लिए यूएस का भी पूरा सपोर्ट चाहिए होता है और वो मिलता है उस वक्त, लेकिन जब ऐसे समय में सपोर्ट चाहिए होता है तब कभी यूएस साथ नहीं देता। क्यों? उसके पीछे की बड़ी वजह है इजराइल की लॉबी। इजराइल की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, कि कभी भी यूएस उसके खिलाफ नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न है, अगर आप इस किताब को समझते हैं, पढ़ते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि शायद ही कभी कोई एक्शन लिया गया हो इजराइल के खिलाफ यूएस के द्वारा। तो पूरा सपोर्ट रहता है। इसके बारे में फिर कभी मैं आपको विस्तार से बता पाऊँगा कि कैसे कैसे ये लॉबी काम करती है, कैसे देश लॉबिंग करते हैं, किस तरीके से सेनेट में और यूएस की कांग्रेस में इसे अंजाम दिया जाता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि इजराइल को कभी रोका नहीं जाता। लेकिन इतनी बात तय है कि लोग मर रहे थे, लोग मर रहे हैं, और जो हालात चल रहे हैं, लोग आगे भी ऐसे ही मरते रहेंगे। आपके कुछ सवाल हों, कुछ क्वेरी हों मिडिल ईस्ट को लेके, ख़ास तौर से इजराइल फ़िलिस्तीन को लेके, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिए। जब तक हम सवाल जवाब का एक दौर शुरू नहीं करेंगे तब तक हम गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।